नमस्ते दोस्तों, विजन आईएएस में सुनील कुमार धनवंता की ये कॉपी है। सुनील कुमार धनवंता जो कि 2021 में 22वीं रैंक अर्जित की थी। 2018 में इन्होंने कॉपी लिखी थी। 2018 की ये कॉपी है सुनील कुमार धनवंता की। पहला क्वेश्चन है कि हम इसका कॉपी का सिर्फ प्रारूप देखेंगे, पूरा आंसर नहीं पढ़ेंगे। वैश्विक कैसे लिखना वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वैश्वीकरण और नागरिकों में विदेशियों के अधिकारों के व्याप्त परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से विचार करते हुए एक वैश्विक परिघटना के रूप में हालिया शरणार्थी संकट और आप्रवासन में समाविष्ट नैतिक मुद्दों के संदर्भ में क्वेश्चन एक ही है। नैतिक मुद्दे बताने किसके संबंध में? एक तो शरणार्थी संकट के संदर्भ में, एक आप्रवासन में। राइटिंग बड़ी साफ है। सबसे पहले इन्होंने भूमिका लिख दी जो भी थी। नैतिक मुद्दे की बात की तो इन्होंने पहला नैतिक मुद्दा ये बता दिया, बेरोजगारी, गरीबी, यौन शोषण वाला। दूसरा मुद्दा ये बता दिया है, और तीसरा मुद्दा जो है भोजन, रोजगार, वापस यहाँ रोजगार दोबारा बता दिया है, और इसके बाद निष्कर्ष दे दिया। सिंपल कॉपी है, कोई खास नहीं। ये अगर आपको कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम है, स्टडी वे सुंदर है, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार न केवल भारत में सरकार की, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि अंडरलाइन जो की है ना, अंडरलाइन किया ही नहीं है, तो इसको हम बताएंगे भाई अंडरलाइन नहीं करना, मतलब एक तरीके से प्रस्तुतिकरण थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। दूसरे पेन से अंडरलाइन कर देने चाहिए। ठीक, भ्रष्टाचार न केवल भारत में सरकार की कार्य प्रणाली अपितु कारोबार और कॉर्पोरेट गतिविधियों को भी विकृत करता है। तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में पूछा गया है, ये भ्रष्टाचार है। व्याख्या करते हुए चर्चा, अब व्याख्या करने कहा कैसे करता है नहीं करता, इसकी व्याख्या करनी। तो पहला यही पॉइंट हो गया। चर्चा कीजिए कि राज्य निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से किस प्रकार प्रभावी रूप से निपट सकता है। राज्य की कैसे निपट सकता है, राज्य की भूमिका। दूसरी चर्चा करनी। पहले सबसे पहले भूमिका लिखनी, नीचे निष्कर्ष देना, और बीच में 2 पॉइंट पूछे, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 वाला नहीं। तो संक्षेप में 150 शब्द में जो अब्दुल कलाम की इन्होंने क्या मानना है वो अब्दुल कलाम बता दिया। फिर इनकी जो भ्रष्टाचार कॉर्पोरेट में कैसी गतिविधियाँ करता है उसके 3 पॉइंट दे दिए, ये उनकी गतिविधियाँ हैं। और 3 पॉइंट देके, और चौथा है कि सरकार नैतिकता कमी से निपटने उपाय, जो सरकार के उपाय के बारे में चर्चा करनी थी, वो 3-4 पॉइंटों में यहाँ ये कर रहे हैं। 3 पॉइंट यहाँ दे दिए, और लास्ट में जाके काट छाट नहीं करनी है, लास्ट में जाके यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सुंदर राइटिंग में, न तो ज़्यादा रवि कुमार सिया की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत नॉर्मल काम की चीज़ें। कई लोग होंगे वो 6 से 7 पॉइंट देना पसंद करते हैं एक ही संदर्भ में, नहीं 3 से 4 काफ़ी पॉइंट होते हैं। साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अंडरलाइन हो तो बेहतर है। और यहाँ आंकड़े भ्रष्टाचार के जो रिपोर्टें हैं उसको दे देते तो ठीक थे। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये एथिक्स की कॉपी है, ठीक है। नीचे नैतिकों को उद्गरण दिए हुए उसके संदर्भ में स्पष्ट करते हुए वर्तमान में इनके लिए क्या महत्व बताना है कि मौन तब कायरता बन जाता है जब परिस्थितियों की मांग पूरा सच बता देने और उसी अनुसार कार्य करने की होती है। ठीक है, महात्मा गांधी का कोट है, तो इसको इन्होंने महात्मा गांधी के संदर्भ में वर्तमान में कहाँ तक महत्व है, पहले यहाँ भूमिका लिख दी इन्होंने, और महत्व के संदर्भ में अनेक बार राजनेता लोगों के भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो गतिविधियाँ होती है उसके संदर्भ में यहाँ पे महत्व बता दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में भी इन्होंने महत्व बता दिया है, और लास्ट में जाके निष्कर्ष के रूप में इन्होंने कुछ लिखा है। तीसरा है, हमें न केवल अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए अपितु उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का कथन है। तो विवेकानंद के कथन में इन्होंने पहले भूमिका लिख दी, फिर इन्होंने क्या जो महत्व पूछा तो ये महत्व इन्होंने बता दिया, आरटीआई के संदर्भ में बता दिया, दूसरा ये पॉइंट के रूप में बता दिया है। ठीक है, ये पॉइंट के रूप में बता दिया, ये संस्कृति के रूप में, खान पान के रूप में क्या होता है क्या नहीं होता है, समलैंगिकता के रूप में क्या होता है। निष्कर्ष शायद ही नहीं दे पाए, निष्कर्ष देते तो भी बेहतर था। भावनात्मक बुद्धिमत्ता अंशतः स्वभावगत एवं अंशतः परिवरिश के माध्यम से विकसित की जाती है। ये जो होती है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, ये EQ होता है, एक होता है IQ होता है, IQ इमोशनल इंटेलिजेंट ये होता है। ये आज का इसकी महत्व बहुत ज़्यादा, इमोशनल इंटेलिजेंट का महत्व बहुत है, एथिक्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। EQ से ज़्यादा ये IQ हो गया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में पूछा हुआ, और ये क्या पूछा है इन्होंने, सॉरी ये रबड़ कौन सा है, रबड़ ये हटा देते इसको। सिविल सेवकों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ा सकता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिविल सेवकों में कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता की इन्होंने चर्चा कर दी, ठीक है। और सिविल सेवकों में कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे महिलाओं के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की, ये जन्मजात होती है महिलाओं में, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। और सिविल सेवकों में इसकी कैसे वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए प्रशिक्षण संबंध में 3-4 पॉइंट है और दे दिया, और लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष नहीं लिखा है।
शासन व्यवस्था में ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? पहला ये पूछ लें, ईमानदारी से क्या समझते हैं? तो इन्होंने ईमानदारी की पैराग्राफ बना, ये वेन डायग्राम बना दिया है। परीक्षण कीजिए कि क्या हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधन व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2012 का है, अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में इसे कैसे कमजोर करते हैं, ये बताना है। तो कैसे कमजोर करते हैं, संशोधन के प्रभाव क्या होंगे, ये जो अभी वो किया है व्हिसल ब्लोअर में संशोधन क्या प्रभाव होते हैं, प्रभाव इन्होंने बता दिया और लास्ट में खत्म कर दिया। ये निष्कर्ष नहीं दे रहे, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं, रवि कुमार सिंह की तरह इतना नहीं है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सिविल सेवकों के मूल्यों को प्राथमिकता दिया जाना और नियुक्ति के उपरांत नीतिपरक आचार संहिता के माध्यम से उन्हें सुनिश्चित करना सिविल सेवकों को नागरिक केंद्रित शासन का एक प्रभावी साधन बनाते हैं। तो एक आवश्यक शर्त है, ये शर्त है टिप्पणी करनी। तो इन्होंने एक नॉर्मल पहले भूमिका दे दी, फिर जो इनमें चर्चा की गई थी वो बता दिया है, और इसको पैराग्राफ रूप में इन्होंने बताया, पॉइंट फॉर्म में नहीं लाए, 2-3 पैराग्राफ बना दिए और लास्ट में जाके इनकी, परंतु इसके साथ साथ समाज के नैतिक मूल्य ये निष्कर्ष के रूप में इन्होंने दिखा दिया। आपको ये कॉपी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सुंदर है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। संज्ञात्मक विसंवादिता या विसंगति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए चर्चा कीजिए कि किसी व्यक्ति के व्यवहार या अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो संज्ञात्मकता के संदर्भ में ये 3 घटक है, 3 घटक इन्होंने बता दिए हैं, और ये जो इन्होंने भूमिका दिखानी थी भूमिका दिखा दी है, भूमिका क्या सॉरी बीच वाला जो कंटेंट होता है वो दिखा दिया है, और इन्होंने पैराग्राफ का उपयोग किया है और नीचे जाके निष्कर्ष देने का प्रयास किया है। अमर्त्य सेन के समता दृष्टिकोण से आप क्या समझते हो? अमृत क्या समझते हो? तो ये समझ गए, यहाँ इतना लिख दिए समझने वाले पॉइंट। सामाजिक वास्तविकता को समझने और निर्धन उन्मुख विकास रणनीति बनाने में इसके महत्व का विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले ये था सामाजिक वास्तविकता को महत्व के संदर्भ में ये बता दिया, 3-4 महत्व। निर्धनता उन्मुख नीति बनाने के संदर्भ पूछा तो अलग से पॉइंट बना के बता दिया, और नीचे जाके निष्कर्ष दे दिया। बहुत सिंपल तरीके से दिया है, काट छाट थोड़ी बहुत नहीं होनी चाहिए। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से अधिकतर राष्ट्र सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का दावा करते हैं, लेकिन व्यवहार में इन मूल्यों का उल्लंघन अधिक और अनुपालन कम किया जाता है। सही बात है। कैसे कम किया जाता है? तो यहाँ पर 2-4 पॉइंट जो भी दिखाना था इन्होंने दिखाने का प्रयास किया, नीचे जाके निष्कर्ष भी दे दिया है। जहाँ कुछ नैतिक दृष्टिकोण किसी कार्रवाई को उनके परिणामों के आधार पर नैतिक मानते हैं, वहीं दूसरे विचारक साधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारतीय नौकरशाही का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तुलनात्मक परीक्षण कीजिए कि इन दृष्टिकोणों ने नागरिकों को लाभान्वित करने में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई। ये उदाहरणों की भी चर्चा करनी मांग रहा है। तो इसमें परिणाम की पवित्रता और साधन की पवित्रता के संदर्भ में इन्होंने अलग से ही जो अंतर बताने की कोशिश की, पूरा जो भी है अंतर पूरा बता दिया है। अंगदान और आवंटन की अनुमति प्रदान करने का आधार निर्मित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले योग्य नैतिक सिद्धांत क्या होने चाहिए? किसी भी अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम की सफलता के लिए विनिमय के महत्व एक दो किस्म है। एक तो पहले महत्व है और सिद्धांत क्या होने चाहिए। तो पहले ये सिद्धांत क्या होने चाहिए इन्होंने ये बता दिया, और ये मेरे को नहीं लगता अच्छे से बता पाए, अच्छे से नहीं बता पाए। 3-4 पॉइंट जो भी है और ये खत्म किया, इसमें अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे। अब जहाँ कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि रहस्योद्घाटना से लोकतंत्र का निराधार होता है, वहीं अन्य निराधार लोगों का मत है कि रहस्योद्घाटन लोकतंत्र का एक भाग है। सरकारी कार्यालयों में व्हिसल ब्लोअर द्वारा की जाने रहस्योद्घाटनों के संबंध जानकारी के संदर्भ में इन दोनों तर्कों के गुणों का परीक्षण कीजिए। मतलब रहस्य जो है ना लोकतंत्र में, मतलब ये सरकार को चीज़ें अगर छिपाने चाहती है तो छिपा सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी। तो दूसरा बोलते हैं कि नहीं, इससे नहीं होना चाहिए ऐसा। तो व्हिसल ब्लोअर एक्ट है वो इसीलिए कि अगर कोई आदमी सरकार को जानकारी देता है या किसी भ्रष्टाचार की जानकारी देता है तो उसको संरक्षण देना चाहिए। व्हिसल का मतलब होता है ना सीटी बजाओ, सीटी बजा दो अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके संदर्भ में। तो इन्होंने पक्ष में बता दिया, व्हिसल ब्लोअर विपक्ष में बता दिया और खत्म कर लिया इन्होंने। मतलब इनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, आप सबसे पहले केस स्टडी कॉल करना। इसमें 6 केस स्टडी आती हैं, एक स्टडी 20 नंबर की होती है और 120 नंबर केस स्टडी होती है और 130 नंबर का एथिक्स का फर्स्ट पार्ट वाला वो होता है। तो आप जितने जल्दी हो सके सबसे पहले केस स्टडी खत्म करने की कोशिश करना, उसके बाद हल करना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कई टॉपर से सीखी जो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। 3 घंटे के अंदर एथिक्स पेपर खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब एक मैं केस स्टडी को पढ़ के बता दूंगा, बाकी सबका ऊपर प्रारूप बता दूंगा इनका। कि आप नवनियुक्त एक युवा आईएएस हैं, आपके प्रशिक्षण के समापन पर आपको एक जिले के ऐसे सब डिवीजन में पदस्थापित किया गया जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में खनिज की विशाल भंडार है और पर्याप्त संख्या में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। सरकार ने एक बड़े फैसले थर्मल पावर प्लांट की स्थापना और साथ ही खनन का पर्याप्त विस्तार करने के लिए क्षेत्र को चिन्हित किया है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप क्षेत्र में भूमि की कीमतों में उछाल और साथ ही स्थानीय जनसंख्या के बीच संभावित भूमि अधिग्रहण के कारण अशांति व्याप्त हो गई है।
रिकॉर्ड्स की नियमित जांच के दौरान आपको ज्ञात होता है कि हाल के वर्षों में स्थानीय राजनेता के परिवार से संबंध लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि खरीद की गई और राजनेता राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हैं। आपको यह भी ज्ञात होता है कि इनमें से अधिकतर भूमि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के आसपास है। इसके अतिरिक्त आपके एक कर्मचारी आपको सूचना देता है कि परिवार द्वारा आपके वाहन चालक और सफाई कर्मचारियों के साथ ही घरेलू सहायकों के नाम पर जमीनें खरीदी गई हैं। आपको अनुभव होता है कि नीतिगत निर्णय से अवगत होने के कारण राजनेता की इन खरीदों में भूमिका रही है। संयोग से राजनेता के साथ आपके संबंध भी अच्छे ही हैं। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे, 3 पूछे, आपको तीनों का आंसर देना है। पहला ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में नैतिक मुद्दे क्या हैं। दूसरा पूछा है कि इस बेनामी भूमि के अंतरण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर रोक लगाए जाने के सुझाव। भाई रोक लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, आपकी सुझाव दिए हुए, क्योंकि वो IAS अधिकारी है। और क्या आप कार्रवाई करना चाहेंगे, तर्क प्रस्तुत, आप कौन सी कार्रवाई करना चाहोगे, इसके तर्क भी देने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है, 3 क्वेश्चन। तो पहले नैतिक मुद्दे, तो नैतिक मुद्दे इन्होंने बता दिए। सबसे पहले अगर हितधारकों की चर्चा करोगे तो भी अच्छा रहता है, हितधारक इसमें से क्या क्या है वो बता दो आप। ठीक है, फिर नैतिक मुद्दे के ऊपर आ जाओ। 3-4 नैतिक मुद्दे हैं तो नैतिक मुद्दे की इन्होंने बता दिए। दूसरा पार्ट है, बी नंबर में अलग से काले पेन से लिखना चाहिए था इनको। भूमि की बिक्री रोक लगाए जाने के संबंध में मेरे समक्ष निम्नलिखित विकल्प मौजूद होंगे और उनका सकार नकारात्मक जांच भी करनी है। जैसे पहला ये विकल्प ये हो गया, पहले के पक्ष में क्या है, पहले के विपक्ष में क्या है ये बता दिया। दूसरा विकल्प इनके पास है, उसके पक्ष में क्या है, उसके विपक्ष में क्या है ये बता दिया इन्होंने। और तीसरा पॉइंट है, राजनेता को चेतावनी दी जानी चाहिए, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है ये भी बता दिया इन्होंने। और अंतिम जो था कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा जिसकी आप कार्रवाई करोगे, उसके संदर्भ में भी इन्होंने बता दिया कि ये मैं अंतिम कार्य करूँगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सुनील कुमार धनवंता से बहुत कुछ सीखने को है, जितना सीखा जाए उतना कम है, क्योंकि इतनी साधारण लैंग्वेज में भी अगर आप 22वीं रैंक ला सकते तो आपको रवि की जितना लिखने की आवश्यकता नहीं है। रवि तो इतना लिखता है जिसकी कोई तुलना है, उसको देख के लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन साधारण तरीके से लिखना है तो आप इस कॉपी को फॉलो करो, ये बहुत ही शानदार कॉपी है, ये कॉपी है। ठीक, अब ये केस इसमें भी यही पूछा हुआ कि सुबह वाले कारण क्या है, पहला कारण पूछा और दूसरा है ये समस्या का समाधान किस प्रकार भूमिका निभा सकते हैं, तो समाधान है। तो कारण पूछा तो देखो यहाँ पहले इन्होंने कारण बता दिए, कारण क्या है, कारण के लिए 3-4 पॉइंट बता दिए, 3-4 पॉइंट कारण बता दिया, ये कारण चल रहा है। दूसरा है व्यक्तिगत रूप से मेरी भूमिका क्या होगी, तो इसमें 3-4 पॉइंट बता दिए जो पूछा हुआ है। और समाज की क्या भूमिका होगी, ये समाज पूछा, सरकार की क्या भूमिका है, तीनों की भूमिका पूछी बता दिया और लास्ट पे जाके निष्कर्ष दे दिया। बहुत सिंपल तरीके से बताते, कोई बात नहीं, हार्ड नहीं बताते। इसमें भी क्या पूछा है, उन नैतिक, इसमें एक पहला नैतिक चिंता बताइए और कौन से कदम उठाएगा दूसरे बताओगे। तो पहले मैंने बोला हितधारक चर्चा करनी, इन्होंने हितधारक किया। फिर नैतिक चिंता क्या है, 3-4 पॉइंट में नैतिक चिंता बता देंगे, ये नैतिक चिंता इन्होंने बता दी। और लास्ट में ये बताएंगे भाई आप क्या प्रयास करोगे, आपके प्रयास, पहला प्रयास ये रहेगा, ठीक है, दूसरा ये प्रयास करेंगे, तीसरा ये, चौथा ये प्रयास ये करेंगे, पाँचवा ये प्रयास करेंगे और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दो, कुछ नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी यही पूछा, 3 है, इसमें पहले पूछा नैतिक मुद्दे क्या है, दूसरा पूछा इसके परिणाम क्या होंगे, ठीक है, और आकलन कीजिए इनमें से कौन से अनुकरणीय और कौन से नहीं है। और तीसरा पूछा हुआ है कि ऐसे संस्था को सुधारों को सुझाव दिए, अब सुधारों का सुझाव देना। 3 पूछे हुए, ठीक है। पहले हितधारकों की चर्चा कर लो, ये हितधारक की चर्चा इन्होंने कर लिया, ठीक है। दूसरा है प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या है, ये नैतिक मुद्दे इन्होंने बता दिए, 5 से 7 8 जितने भी हैं। तीसरा पार्ट ये है कि वरिष्ठ अधिकारी की मांगों के प्रति सहमत होने के परिणाम क्या होंगे, तो ये परिणाम इन्होंने 3-4 बता दिए हैं। और फिर ईमानदारी की रक्षा के लिए संस्था के सुधार की क्या आवश्यकता है, तो ये संस्था के सुधार भी इन्होंने बता के और लास्ट में निष्कर्ष दे दिया। तो ये इस प्रकार ये इन्होंने अच्छे से बताया हुआ। ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या क्या पूछा हुआ है। इसमें पहला पूछा हुआ है कि हितों की चर्चा पहचान करो, दूसरा पूछा है विकल्प का क्या चयन करेंगे और क्यों करेंगे, और तीसरा पूछा हुआ पुनः स्थिति स्थापित करने के लिए क्या करेंगे। ऐसे 3 पूछे हुए, तो इन्होंने पहले वाले में यही बताया, हितधारक बता दी जो क्वेश्चन में था। दूसरी में परिस्थिति से निपटने के लिए क्या विकल्प है, तो विकल्प बता दिया इन्होंने। और फिर पक्ष विपक्ष में बताना था विकल्प हो गए, तो यहाँ पक्ष में बता दिया और यहाँ विपक्ष में बता दिया। पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि धोखाधड़ी को अनदेखी कर दे, तो इसके पक्ष विपक्ष में क्या अनदेखी करना तो कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन ये भी बताना पड़ता है। तीसरा विकल्प ये है, तो इसके पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है ये बता दिया। और चौथे में सबसे उपयुक्त उपाय अपना दो, और भी प्रमुख क्या क्या सुधार करने चाहिए उसके संदर्भ में बात कर लो। 3-4 पॉइंट होंगे और फिर निष्कर्ष दे दो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 है भाई। इसमें नैतिक मुद्दे पूछे हुए पहले क्वेश्चन, दूसरा क्या कारण पूछा हुआ और तीसरे में औचित्य पूछा हुआ है। तो पहले इसमें हितधारक बता दो, इसमें नैतिक मुद्दे बता दिए इन्होंने, हितधारक नहीं बताया, ठीक है, नैतिक मुद्दे बता दो। फिर है दूसरा है गुंडागर्दी प्रदर्शन की कारण क्या है, तो कारण बता दो, ठीक है। और तीसरा ये जो पूछा है विकल्प क्या है, तो विकल्प चर्चा कर दो और नीचे जाके नॉर्मल काट छांट नहीं करनी है, महत्वपूर्ण पक्षों को अंडरलाइन करना है,
प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा है। अगर ये कॉपी चाहिए तो मेरी स्टडी विद सुंदर टेलीग्राम है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ज्वाइन हो जाइए। और दूसरा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों।